हेलो एवरीवन, मैं सौरभ आपका स्वागत करता हूं आज के हमारे यूट्यूब क्लासेस में, सौरभ क्लासेस। आज मैं एमए सेमेस्टर थर्ड के पेपर CC8 से एक विषय आप लोगों के लिए लाया हूं। वो विषय है फॉरेन पॉलिसी अंडर नेहरू। यह CC8 का टॉपिक है जिसका नाम है कंटेम्प्रेरी इंडिया 1947 टू 2000। उससे फॉरेन पॉलिसी अंडर नेहरू यानी नेहरू के अंतर्गत भारत की या विदेश नीति है ना। तो चलिए बिना समय गवाए हम इस विषय को स्टार्ट करते हैं। तो इस विषय को शुरू करने के पहले हम कुछ उस समय के, उस दौर के आसपास के घटनाक्रम को याद करने का प्रयास करेंगे। दरअसल जब भारत स्वतंत्र हुआ और जवाहरलाल नेहरू को भारत का प्रथम प्रधानमंत्री घोषित किया गया, इसके पश्चात भारत की आंतरिक अव्यवस्था तो थी ही, साथ ही विश्व में भी भारी उथल पुथल मौजूद थी। इसका प्रमुख कारण द्वितीय विश्व युद्ध था। दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति बड़ी तेजी से बदल रहे थे। राजनीतिक समीकरण जो थे वह दो गुटों के अधीन सिमटते चले जा रहे थे। एक गुट जो था वो पूंजीवादी गुट का नेतृत्व कर रहा था, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के हाथों में था, और जो दूसरा गुट था वो सोवियत संघ के हाथों में जा रहा था, जिसका नेतृत्व सोवियत संघ वो साम्यवादी गुट का नेतृत्व कर रहे थे। और दोनों गुट अपने अपनी शक्ति को बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे। और इसी दौरान नियोपनिवेशीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, जिसके अंतर्गत भारत, बर्मा, लंका, मलेशिया सहित अनेक राष्ट्र स्वतंत्र हुए। अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अनुकूल ये सभी राज्य जो थे ये स्वतंत्र रहना चाहते थे, लेकिन ये जो दो बड़े गुटों का आविर्भाव हुआ, ये दोनों गुट अपनी शक्ति का विस्तार करने के लिए परस्पर नए स्वतंत्र हुए राष्ट्रों को अपने गुट में मिलाने की होड़ में लगे हुए थे। इसी दौर में एक महत्वपूर्ण घटना भारत में घटित हुई कि भारत में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में गुट निरपेक्ष आंदोलन चलाया गया, जिसमें उन्होंने किसी भी गुट में नहीं जाने का और गुटों से अलग रहकर एक अलग राजनीतिक अस्तित्व कायम करने का प्रयास किया। और यहीं से गुट निरपेक्ष आंदोलन शुरू हुआ। तो हम इसी घटना को विस्तार पूर्वक आप लोगों के सामने रखेंगे और इसके तहत जो भारत की नीति रही, विशेष रूप से जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो नीति कार्यान्वित की गई, उसकी चर्चा हम इस विषय में करेंगे। तो भारत की स्वतंत्रता के समय न सिर्फ भारत का माहौल तनावपूर्ण था, बल्कि विश्व का माहौल भी काफी तनावपूर्ण था। यह शीत युद्ध का काल था। शीत युद्ध वही दो बड़े गुटों के बीच में आपस में वाक युद्ध चल रहा था, जिसे शीत युद्ध कहा जाता है। और नवोदित राष्ट्रों पर अमेरिका और सोवियत रूस द्वारा दोनों पक्षों का दबाव था कि वे उनके दल या गुट में शामिल हो जाए, परंतु किसी भी गुट में शामिल होना भारत जैसे नए स्वतंत्र राष्ट्र के लिए हानिकारक था, क्योंकि इससे उन्हें अनचाहे ही दूसरे गुट से अनावश्यक प्रतिद्वंद्विता में उलझना पड़ता। पुनः भारत को राष्ट्र निर्माण के लिए दोनों गुटों के आर्थिक और नैतिक सहायता की जरूरत थी। इसके अलावा भारत पूर्ण स्वतंत्रता के प्रति आग्रही था। अतः भारत ने अन्य राष्ट्रों के साथ मिलकर गुट निरपेक्षता की नीति का पालन किया। अब हमें गुट निरपेक्षता की नीति को अच्छे से समझना है, तो हमारा सबटाइटल होगा गुट निरपेक्षता का उदय। सितंबर 1946 को आंतरिक सरकार के गठन के साथ ही नेहरू ने भारत की विदेश नीति घोषित कर दी थी। इसी समय उन्होंने गुट से अलग रहकर स्वतंत्र विदेश नीति पर चलने की अपनी मंशा स्पष्ट कर दी थी।
स्वतंत्रता के बाद नेहरू अन्य राष्ट्रों को अपने इस गुट निरपेक्ष नीति से जोड़ने में सफल रहे। मार्च 1947 में दिल्ली में एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें भारत ने स्वतंत्र राष्ट्रों को स्वतंत्र विदेश नीति अपनाने का आह्वान किया। 1955 में इंडोनेशिया के बाडुंग में अफ्रो एशिया अफ्रीकी एशियन देशों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें भारत, मिस्र सहित कई गुटनिरपेक्ष देश शामिल हुए। इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पूर्व पीठिका माना जाता है। 1960 में यूएन अधिवेशन में 5 गुटनिरपेक्ष देशों ने 1961 में गुटनिरपेक्ष देशों का एक सम्मेलन बुलाया गया। ये 5 देश थे भारत, इंडोनेशिया, मिस्र, युगोस्लाविया, घाना। सम्मेलन के पूर्व नेहरू ने गुटनिरपेक्षता के 5 आधार तय किए। इसके अनुसार वही देश इसका हिस्सा बन सकता था जो, पहला पॉइंट होगा, स्पष्टता, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और गुटनिरपेक्षता के आधार पर स्वतंत्र विदेश नीति पर चलता हो। दूसरा, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विरोधी हो। तीसरा, शीत युद्ध से संबंधित किसी सैन्य गुट का सदस्य ना हो। चौथा, किसी भी महाशक्ति के पास द्विपक्षीय सैनिक समझौते ना हो। और पांचवा, उसने शीत युद्ध के संदर्भ में किसी भी महाशक्ति को अपनी सीमा क्षेत्र में सैनिक अड्डे बनाने की अनुमति ना दी हो। सितंबर 1961 में बेलग्रेड में नॉन अलायंस्ड मूवमेंट, जिसको गुट निरपेक्ष आंदोलन भी कहा जाता है, की स्थापना की गई। इससे गुट निरपेक्ष देशों की पहली बार बैठक संपन्न हुई। इसमें 25 देशों ने पूर्ण सदस्यों के रूप में भाग लिया। नाम जो हो गया आपका नॉन अलायंस्ड मूवमेंट, जिसको गुट निरपेक्ष भी कहते हैं। इसके कुछ प्रमुख उद्देश्य थे। इसके उद्देश्यों में पहला उद्देश्य आपका था कि शीत युद्ध की राजनीति का परित्याग करना। दूसरा, स्वतंत्र नीति का अनुसरण करना। तीसरा, किसी भी गुट के साथ सैनिक गठबंधन स्थापित नहीं करना। चौथा, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और रंगभेद की नीति के विरुद्ध संघर्ष करना। विश्व शांति को सहयोग और समर्थन देना। नेक्स्ट है आपका निशस्त्रीकरण। और अगला पॉइंट है मानव अधिकारों की रक्षा और मानवीय गरिमा के रक्षार्थ प्रयास करना। नेहरू के अधीन गुट निरपेक्षता की नीति, ये सब टाइटल दीजिएगा। उसमें नेहरू की गुट निरपेक्षता का अर्थ सिर्फ गुटों से अलग रहना था, तटस्थ रहना नहीं था, बल्कि विवेक संगत निर्णय लेना था। अर्थात किसी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर चुप रहना नहीं, बल्कि अपनी समझ और बुद्धि के अनुसार कार्य करना था। नेहरू ने अपने कार्यकाल में
गुटनिरपेक्षता आधारित विदेश नीति का ही पालन किया। हालांकि नॉन अलायंस्ड मूवमेंट गुटनिरपेक्षता की स्थापना 1961 में हुई, लेकिन इससे पहले की घटनाओं पर ही भारत पर की रवैया गुटनिरपेक्षता का देखा जाता है। कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं इसको स्पष्ट करती है। सबसे पहले हम कुछ घटनाओं पर विचार करेंगे। इसमें एक पहला पॉइंट होगा हमारा फिलिस्तीन समस्या। यह समस्या मूलतः इजराइल और फिलिस्तीन के बीच क्षेत्र विवाद था। इस विवाद पर संयुक्त राष्ट्र की विशेष सहमति ने सुझाव दिया था कि विवादित क्षेत्र को अरब राष्ट्र, यहूदी राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी क्षेत्र में बांटा जाए। इसके बाद 1948 में इजराइल की स्थापना हुई। उल्लेखनीय है कि इजराइल को पश्चिमी देशों का समर्थन प्राप्त है, जबकि अरब देश इसका विरोध कर रहे थे। जब फिलिस्तीन द्वारा स्वदेश की मांग की गई तो भारत ने किसी का पक्ष लिए बगैर यूएन के अंदर बाहर इसका समर्थन किया। इसका दूसरा पॉइंट होगा आपका सबटाइटल कोरिया संकट। कोरिया संकट के विषय में इस मसले पर भारत की गुटनिरपेक्ष नीति वास्तविक रूप में विश्व के समक्ष प्रस्तुत हुई। 1950-53 के बीच उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच युद्ध हुआ। उत्तरी कोरिया को साम्यवाद का समर्थन था और दक्षिणी कोरिया को पूंजीवाद का समर्थन। सबसे पहले भारत ने युद्ध को टालने का प्रयास किया, लेकिन 1950 में उत्तरी कोरिया ने दक्षिणी कोरिया पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि वह हमलावर देश था। अर्थात भारत ने साम्यवादी गुट का दबाव नहीं स्वीकारा और पूंजीवादी गुट का परिस्थिति के अनुसार समर्थन किया। फिर जब पूंजीवादी गुट उग्र हो गया तो भारत ने उसे भी समर्थन नहीं दिया। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और दूसरे देश के प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करते हुए परोक्ष रूप में उसका समर्थन किया। भारत के प्रयासों से 1953 में युद्ध बंद हुआ। कृष्णा मेनन ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उनके समझौते सूत्र को दोनों देशों ने स्वीकारा। तीसरा हमारा पॉइंट होगा हिंद चीन की समस्या। हिंद चीन का क्षेत्र फ्रांसीसी आधिपत्य से मुक्ति पाने के लिए अमेरिका फ्रांस की सहायता कर रहा था। नेहरू ने इसे रोकने का प्रयास किया। 1954 में कोलंबो सम्मेलन में युद्ध विराम के लिए कुछ देशों का समर्थन प्राप्त किया। हिंद चीन के मुद्दे पर बुलाए गए जेनेवा सम्मेलन में भारत को आमंत्रित नहीं किए जाने के बावजूद भारत एशिया का पक्ष रखने वहां गया। भारत ने हिंद चीन के पड़ोसी देश और ब्रिटेन को भी इस मामले में निष्पक्ष रखने के लिए मनाया।
इन प्रयासों के कारण तत्कालीन रूप से एक बड़ी समस्या या संघर्ष टल गया। हमारा अगला पॉइंट है चौथा, स्वेज नहर संकट। जब ब्रिटेन और फ्रांस आसवान बांध बनाने के लिए मिस्र को वित्तीय सहायता देने से मुकर गए, तो मिस्र ने स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया। इसका विरोध पश्चिमी शक्तियों ने किया। भारत हालांकि स्वेज नहर का उपयोग करता था और मिस्र के कदम से उसे भी हानि होती, फिर भी उसने मिस्र का पक्ष लिया और मसले को संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से सुलझाने की वकालत की। 1956 में ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल ने मिस्र पर आक्रमण कर दिया। भारत ने इसकी निंदा की। युद्ध विराम के बाद भेजे गए यूएन की शांति सेना में भारतीय सैनिक भी शामिल थे। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट जो है वो है कांगो समस्या। 5वां पॉइंट, कांगो 1960 में बेल्जियम से स्वतंत्र हुआ, लेकिन इसके एक समृद्ध क्षेत्र कटंगा ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। फलतः अब बेल्जियम, अमेरिका और सोवियत संघ ने कांगो को 3 पक्षों को अपना समर्थन देना शुरू कर दिया। इससे कांगो में सिविल वॉर की स्थिति उत्पन्न हुई। ऐसे में नेहरू ने गृह युद्ध रोकने के लिए अपनी सेना भेजने की पेशकश की और भारतीय सेना ने गृह युद्ध समाप्त किया और शांति स्थापना में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। इस प्रकार से जब हम नेहरू की विदेश नीति का निष्कर्ष निकालें तो हम पाते हैं कि इन प्रमुख घटनाओं के अलावा नेहरू ने अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध बनाने के लिए गुट निरपेक्षता की नीति का अनुसरण किया। इस पर उन्हें कई देशों का समर्थन भी मिला और कुछ देशों का विरोध का भी सामना करना पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की प्रशंसा हुई। हालांकि भारत हमेशा ही महाशक्तियों के निशाने पर रहा। नेहरू के कार्यकाल में भारत ने गैर पक्षपाती विदेश नीति का पालन किया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि भारत की जो भी विदेशिक नीति रही वह मूलतया नेहरू के इर्द गिर्द ही मानी जाती है और नेहरू ने अंतिम समय तक, अपने कार्यकाल के अंतिम समय तक किसी भी प्रकार से अपनी नीति से समझौता नहीं किया। उन्होंने सदैव गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाते हुए राज्यों के साथ संबंध बनाने और गुटों से अलग रहने की स्थिति को सदैव बरकरार रखा। यह उन्हीं की नीतियों का ही प्रतिफल है कि आज भी इनका अस्तित्व कायम है और ये आज भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। इस प्रकार हम अपने विषय को आज यहीं समाप्त करेंगे। आई होप कि मैंने आपको फॉरेन पॉलिसी अंडर नेहरू अच्छी तरह से समझा दिया होगा। आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं।
मैं आपके सवालों का जवाब जरूर दूंगा और मैं अपनी कक्षा को यहीं विराम लगाता हूं। मैं अगली कक्षा में एक नए विषय के साथ फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।